ससुराल का शाही खाना। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। शिवानी खड़ी है क्या रसोई में? और कौन होगा। अगर रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आने लगे और खाने की टेबल पर प्लेट रखने की जगह भी ना बचे तो इसका एक ही मतलब है कि आज शिवानी खाना बना रही है। वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बचपन से ही उसे खाना बनाने का इतना शौक है कि जब वो खाना बनाती है तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई बड़ी दावत रखी हो। दावत तो होगी ही। अब देखना कैसे पड़ोसी भी आते हैं उसके खाने की खुशबू को सूंघते हुए। माँ पापा देखिए, आज मैंने शाही कोफ्ते, पनीर मशरूम की सब्जी और कोरमा बनाया है। चेक कर बताइए ना कैसा बना है। तुमने आज तक कुछ खराब बनाया ही कहा है बेटा, लेकिन तुम इतना सब क्यों बनाती रहती हो? पापा, मुझे अलग अलग चीजें बनाना और सबको खिलाना बहुत पसंद है। जब कोई मेरे हाथ का खाना खाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। शिवानी की यही खूबी तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो जब भी खाना बनाती है ना तो मुस्कुराते हुए दिल से बनाती है, कभी शिकायत नहीं करती कि मुझे इतना खाना बनाना है, इतनी रोटियां बनानी है। हमेशा हंसकर खुशी से सब कुछ करती है। सोचो अगर तुम्हारी शादी ऐसे ससुराल में होगी जहाँ बड़ा परिवार हो और तुम्हें बहुत सारा खाना बनाना पड़े तो? अरे पापा, मेरे लिए तो ये और अच्छा है। मुझे रोज अलग अलग पकवान बनाना पसंद है और बड़ी फैमिली होगी तो मुझे मजा आएगा उनकी पसंद के पकवान बनाने में। आजकल की लड़कियों से हमारी शिवानी कितनी अलग है। जहाँ लड़कियां शादी के बाद बस आराम करने का सोचती है, वहीं हमारी शिवानी को काम करना, रसोई बनाना, परिवार को संभालना कितना पसंद है। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी शिवानी को ऐसा अच्छा परिवार मिले जहाँ वो यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। शिवानी की ये खूबियां सच में तारीफ लायक थी। वो जितनी पढ़ी लिखी थी उतनी घर के काम में भी संपूर्ण थी। उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढ रहे थे जहां शिवानी का रिश्ता हो सके। तुम्हें शिवानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है मीरा। शिवानी जैसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। फिर भी जीजी, बेटी की माँ को चिंता तो होती ही है। अब शिवानी की उम्र भी तो हो गई। मैं आज यहाँ इसी बारे में बात करने आई हूँ तुमसे। मेरी देवरानी के रिश्ते में एक बड़ा ही अच्छा लड़का है। उसका नाम अजय है। परिवार भी काफी अच्छा है। खुद का बिजनेस है, बड़ा सा मकान है। हमारी शिवानी वहाँ बहुत ही खुश रहेगी। अच्छा, आपने लड़की के बारे में पता किया है ना? अरे मैंने सब कुछ पता कर लिया है मीरा। खानदान और लड़का दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छे खासे रईस भी हैं वे लोग। फिर तो हमें इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, है ना जीजी? मैं आज रात को ही शिवानी के पापा से बात कर लेती हूँ। हाँ, ये लड़की का फोटो और बाकी सब डिटेल ना मैं भेज देती हूँ। अगर आप दोनों को भी ये रिश्ता पसंद हो तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। मैं आपको ना कल ही फोन पे बताती हूँ जीजी। शिवानी की मौसी उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी। शिवानी के माता पिता को भी लड़का और उसका परिवार काफी अच्छा लगा था। दोनों के परिवार ने मिलकर शिवानी और अजय का रिश्ता तय कर दिया। अरे मीरा, सबका मुंह तो मीठा करवाओ। हाँ जीजी, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। मिठाई लेकर के आती हूँ। मैं बादाम के लड्डू ही लेकर आती हूँ जो शिवानी ने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे वाह, शिवानी मिठाइयाँ भी घर पे बना लेती है। अरे बहन जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शिवानी नहीं बना सकती। आप उसे चाहे जो कहे, मिठाइयाँ, पकवान, चॉकलेट्स, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। वाह, हमें तो शिवानी की इस खूबी के बारे में पता ही नहीं था। जब शिवानी आपके घर आएगी ना शादी करके तो आपको रोज अलग अलग पकवान खिलाएगी। अरे मीरा, शादी के बाद की बात बाद में करना, अभी तो लड्डू खिलाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। शिवानी की शादी तय हो चुकी थी। शिवानी का परिवार बहुत खुश था और शिवानी भी। वो तो अभी से ही अपने ससुराल वालों की पसंद नापसंद के बारे में पता लगाने में लगी थी, जिससे शादी के बाद वो उन्हें उनकी पसंद का खाना खिला सके। आप बताइए ना, प्रीति को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है और माँ जी और पापा जी को? क्या बात है, आप मेरे बारे में नहीं पूछ रही कि मुझे क्या पसंद है? आपके बारे में तो मैंने माँ जी से सुबह ही पूछ लिया था। आपको चटपटा खाना पसंद है, खिचड़ी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, लेकिन आप सबकी पसंद जानकर करेंगी क्या? क्या मतलब क्या करूंगी? शादी के बाद मुझे पता तो होना चाहिए ना सबकी पसंद। शादी के बाद मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी मेहनत करने का मौका मिलेगा भी। आप चिंता मत करिए, आप बस खुशी से आइए हमारे घर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, माँ मुझे बुला रही है, मैं फोन रखता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है।
लेकिन शादी के बाद मैं सबके लिए रोज स्पेशल खाना बनाऊंगी, यही मेरी खुशी है। शिवानी ने शादी से पहले ही अपने ससुराल वालों की पसंद नापसंद को जान लिया था और शादी के बाद अपनी पहली रसोई में उसने काफी कुछ स्पेशल बनाने का सोच रखा था। सजना है मुझे सजना के लिए सजना है। क्या बात है। वैसे तो मैंने अक्सर देखा है कि लड़कियों की जब ससुराल में पहली रसोई होती है तो वो दुखी होती है, घबराई हुई सी होती है लेकिन तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। उन लोगों ने मेरी तरह इतना सब सोचा नहीं होगा ना, इसलिए। ऐसा क्या सोच रखा है तुमने जो उसे बनाने के लिए इतनी खुश नजर आ रही हो? अरे आपको नहीं पता, मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं अपने ससुराल की पहली रसोई में कुछ स्पेशल सा बनाऊं। देखो मैं कह रहा हूं तुमसे कि तुम ज्यादा कुछ मत बना देना। वो क्या ना। नहीं, आप मुझे आज नहीं रोकेंगे, मैं किसी की भी नहीं सुनने वाली। अरे लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं जा रही हूँ रसोई में, सबके लिए मेरे हाथ की पहली रसोई बनाने। शिवानी की खुशी और उत्सुकता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वो जब रसोई में आती है तब अभी तक उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। लगता है मम्मी जी अभी तक सो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। जब तक सब नीचे आएंगे तब तक मैं टेबल पर खाना लगा दूंगी। शिवानी रसोई में जाती ही खुद ही अपनी पहली रस्म करने में लग जाती है। सबसे पहले वो मीठा बनाती है, उसके बाद सबके लिए शाही कोरमा, दाल मखनी, हरे भरे कबाब और साथ में नान भी बनाती है। सब कुछ बनकर तैयार हो चुका था। रामू काका, सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है, आप मेरी मदद कर दीजिए ना टेबल पर रखवाने में। हाँ, नहीं बहू, आप देते जाइए, मैं सब कुछ रखवा देता हूँ। शिवानी पूरा खाना टेबल पर रखती है और टेबल को बड़े ही अच्छे से सजाती है, लेकिन अभी तक कोई घर में खाने के लिए नीचे नहीं आ रहा था। वैसे इस घर में सब लोग कब तक खाना खाते हैं रामू काका? नहीं बहू, अब आपको क्या बताएं, इस घर में किसी के भी खाने का ठिकाना नहीं है। आप इतनी खुशी से सब कुछ बना रही थी, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं आपसे। मैं भी तुमसे यही कह रहा था ऊपर, लेकिन तुम इतनी खुश थी कि तुमने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। यहाँ कोई एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता, क्योंकि हर किसी का रूटीन अलग है। माँ सुबह सुबह क्लब में चली जाती है, वहीं योगा करती है, वहीं नाश्ता भी कर लेती है, इसलिए खाने का उनका कोई ठिकाना नहीं होता। पापा अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने चले जाते हैं, उनका भी कोई ठिकाना नहीं, कभी खाना खाते हैं कभी नहीं। और प्रीति, उसका तो मूड ही अलग रहता है, कभी अच्छा लगेगा तो खाएगी, नहीं तो अपनी सहेलियों के साथ खाना खा लेती है। इसीलिए तो कह रहा था कि इतनी मेहनत मत करो। कोई बात नहीं बहू, आज आपने इतना सब बना लिया है तो आप दोनों ही खा लीजिए खाना साथ में। मालकिन भी आती होंगी तब हम उन्हें परोस देंगे। शिवानी ने सोचा भी नहीं था कि उसके ससुराल में कोई ठीक से खाना भी नहीं खाता। उसकी पहली रसोई पे जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शिवानी को लगा शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे शिवानी, आओ बैठो बेटा। जी माँ जी। भाभी, आपको इस घर में मजा तो आ रहा है ना? हाँ, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छे हैं। अजय भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे मैंने कल आपकी शाही कोरमा खाए थे, सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, आपको अच्छा लगा? हाँ बेटा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। सिर्फ विक्रम ने ही कुछ नहीं खाया था, उन्हें ना ऐसी स्पाइसी सब्जियां ज्यादा पसंद नहीं आती। माँ जी, आप मुझे बताइए ना पापा जी को क्या पसंद है, मैं उनके लिए वही बना दूंगी। मैं तो कहती हूँ प्रीति, तुम भी मुझे बता दो तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी तुम्हारे लिए। अरे नहीं बेटा, उनके लिए सलाद भी बना दोगी तो वो भी खा लेते हैं, तुम्हें कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप सबके लिए स्पेशल खाना बनाऊं। अरे बेटा, तुम इतनी मेहनत मत करो, मैं तो कहती हूँ तुम एक ही वक्त खाना बना कर रख दिया करो, हम सब खा लेंगे। हाँ भाभी, बस आप कभी कभी मेरे लिए चाइनीज खाना बना दिया करो। हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना सकूं। शिवानी धीरे धीरे सबकी पसंद को जान रही थी और ससुराल वालों की पसंद को जानने के बाद उनके लिए रोज कुछ न कुछ अलग बनाती। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह उठ गई हो इतनी जल्दी? हाँ पापा जी, मैंने आज आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। देखिए, ओट्स का चीला, पुडिंग और आपकी पसंद की ब्लैक कॉफी। अरे वाह शिवानी, तुमने तो आज सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है बेटा। आज तो लगता है मुझे खाना ही पड़ेगा। आइए ना पापा जी, बैठिए प्लीज। आज मैंने आपकी पसंद के फ्लावर्स भी सजाए हैं। इतने दिनों से ये तो मैंने महसूस ही नहीं किया। तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो बेटा। जी पापा,
अगर आप कहें तो मैं रात को आपकी पसंद का डिनर बना दूं? आपको जो भी पसंद है, मैंने रामू काका से पूछ लिया है। अरे नहीं नहीं बेटा, आज मेरी कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है तो मैं डिनर उनके साथ ही करके आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो कल कैसा रहेगा पापा जी? मुझे कल का पता नहीं है बेटा कि कहाँ हूँ, कौन सी मीटिंग है, फिर खाना बर्बाद हो जाएगा। जब खाना होगा तब मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है पापा जी। शिवानी हर वो कोशिश कर रही थी जहां वो सबके लिए वैसा खाना बना सके जैसा उसने शादी से पहले सोचा था कि वो अपने ससुराल वालों को बनाकर खिलाएगी, लेकिन उसे ऐसा मौका मिल ही नहीं पा रहा था। सच में तो पहली लड़की होगी जो इस बात पर रो रही है कि उसके ससुराल में कोई उससे पकवान नहीं बनवाता। और नहीं तो क्या, हमें देख अभी तेरे साथ बैठे हैं, फिर भी सोच रहे हैं घर जाकर खाना बनाना है, और यही सोचकर ना दुखी हो रहे हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? दुखी होने की बात तो है ही, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे घर में ऐसी कोई झंझट नहीं है, कोई तुझे मटर पनीर और बिरयानी बनाने को नहीं कहता। हाँ, मेरी सास को तो दिन में 2-2 सब्जियां चाहिए, चावल और रोटी दोनों साथ में बनवाती है। एक काम करते हैं, ससुराल एक्सचेंज कर लेते हैं। काश ऐसा कर सकते। इसे देख, दुखी आत्मा होकर बैठी है उल्टा। तुम लोग नहीं जानते कि मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं अपने ससुराल में ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, किसी का जन्मदिन होगा तो केक अपने हाथों से बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। कभी खाना खाते हैं, कभी कभी तो खाने को कोई हाथ भी नहीं लगाता। मेरा इतना मन है कि मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ की बनी हुई हर चीज बनाकर खिलाऊं, लेकिन अरे क्या सोच रही है, आइसक्रीम पिघल रही है, खा ले जल्दी से। हाँ। शिवानी का दुख कुछ अलग ही था। कई घरों में ये दिक्कत होती है कि बहू से सिर्फ खाना ही बनवाते हैं, लेकिन यहाँ तो बहू खुद खाना बनाना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले हैं कि कोई राजी नहीं है उससे मेहनत करवाने के लिए। अब शिवानी का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था खाना बनाने को लेकर, क्योंकि उसे पता था कि अब कोई खाना ठीक से खाता ही नहीं है। आज क्या बनाना है नई बहू खाने में? आज बस पुलाव और दही बना लेते रामू काका। आज पहली बार है कि आप कुछ सिंपल सा खाना कह रही हैं। क्या बात है नई बहू? मैं जब से इस घर में आई हूँ ना काका, तब से कभी खाना कोई खाता ही नहीं है। या तो हम ड्राइवर भैया को दे देते हैं या फिर आप और मैं खा लेते, तो फिर क्या फायदा इतना सारा खाना बर्बाद करने का। लगता है आपका मन उदास हो गया है नई बहू। नहीं काका, अब मैंने समझ लिया है कि ठीक है, नए घर में आने के बाद सबके साथ एडजस्ट करना ही होता है। ठीक है नई बहू, मैं चावल भिगो देता हूँ। शिवानी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रसोई में, क्या बात है? अरे अच्छा, तुम यहीं मिल गई। वैसे आज क्या बनाया है खाने में? आज मैं पुलाव बना रही हूँ। और मतलब बस पुलाव और दही। क्या? क्यों आज तुम पुलाव और दही बना रही हो? आज ना मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे, कुछ स्पेशल बना दो ना प्लीज। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं? हाँ प्लीज, ऐसा कुछ बनाना कि वो लोग खुश हो जाए। वो लोग डिनर पर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जिससे वो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है। एक मिनट भाभी, खाना थोड़ा आप ज्यादा ही बनाना, मुझे भी ना आज बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी पसंद के हक्का नूडल्स भी बना देती हूँ। थैंक यू भाभी। चलो शिवानी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इतना सब बनाना है, दोनों साथ में बना लेते हैं। वैसे मैं तुम्हारे जितना अच्छा खाना तो नहीं बना सकती, लेकिन मदद तो कर ही सकती हूँ। आज ये पहली बार था जब शिवानी अपनी सास के साथ रसोई में कुछ बना रही थी और घर में सब लोग खाना खाने वाले थे। शिवानी की खुशी का तो जैसे ठिकाना नहीं था। अरे इतनी अच्छी खुशबू बाहर तक आ रही है, क्या बन रहा है घर में? अरे आज तो पूछिए मत। शिवानी ने बटर पनीर मसाला, गार्लिक नान, आलू बिरयानी, वेज रायता, चाइनीज बनाया है, और तो और मूंग दाल का हलवा, केक। अरे बस मेरे मुंह में पानी आ गया। चलो मेरे लिए भी थाली लगाओ। पापा जी, आज आप भी हमारे साथ खाना खाएंगे? क्यों बेटा, आज खाना कम बनाया है क्या, ऐसे पूछ रही हो? नहीं पापा जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब साथ में खाना खाने वाले हैं। मैं कुछ और भी बना दूं क्या? अरे पहले ही इतना सब बना चुकी हो, अब बस करो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब साथ में खाना खाने वाले हैं। और मेरे बुक्कड़ दोस्त भी आने वाले हैं। हाँ, आज इतने दिनों बाद तो मैंने जी भर के खाना बनाया है। हमारी भाभी पहली होंगी जो ससुराल में शाही खाना बनाकर इतनी खुश होती है। मेरा बस चले ना तो मैं तो रोज ही शाही खाना बनाऊं आप सबके लिए। चलो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से सब साथ में खाना खाते हैं। आप सब बैठी, मैं परोसती हूँ। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
कब तक कमा रहे रहेंगे देवर जी आप? अब मुझे एक देवरानी लाकर दे दीजिए बस, पूरा घर मुझे अकेले से नहीं संभाला जाता। हाँ, जैसे कि देवरानी आकर घर के कामों में आपका हाथ बटाई देगी, है ना? अरे आज के जमाने में घर का काम करने वाली लड़की मिल जाए, ये सोचना भी पाप ही है भाभी। आजकल की लड़कियों को घर का काम आता ही कहाँ है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो 100 साल पुरानी हूँ ना, मुझे भी शुरू में कहाँ आता था कुछ, पर माँ जी ने सिखाया और मैं सीख गई। अब तेरी धर्म पत्नी आएगी तो उसे सब कुछ मैं सिखा दूंगी, समझा तू? तो अब टेंशन मत ले, बस मेरे लिए देवरानी लेकर आ। बात तो सही कह रही है सृष्टि। अरे वक्त रहते तेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना बाल वाल झड़ गए ना तो 2-4 रिश्ते आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सोनिया जी, आप ना इस बार सीरियसली इसके लिए कोई लड़की देखिए। ये बेचारा तो खुद किसी लड़की की और नजर उठाकर भी नहीं देखता। तुमसे तुम्हारा बेटा छूटे तब तो दूसरे के पल्लू में बंधेगा ना। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा करण अब भी स्कूल जाता हुआ बच्चा है, जो रोज इसे टिफिन पैक करके दे देती हो। आप भी ना जब देखो मेरे बेटे को नजर लगाते रहते हैं। अरे कह दिया ना मैंने, आप रिश्ता देखिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, श्री श्री करण कुमार की मातेश्वरी नीलिमा देवी, वैसे भी आपके आगे मेरी चलती कहाँ है। और शुरू हो जाती है तलाश करण की बीवी की। ढूंढू ढूंढू मैं अपने देवर की दुल्हनिया। हाँ हाँ, जब तक देवरानी नहीं आती सारी जिठानियां इसी तरह खुश होकर इधर उधर तलाश करती रहती हैं, और जैसे ही देवरानी आती है तो सुर बदल कर कुछ ऐसा हो जाता है, ढूंढी ढूंढी क्यों देवर की दुल्हनिया। वो कहते हैं ना, घर में नई बहू का आना हंसने से फंसने तक का सिलसिला होता है। करण का परिवार जोरों शोरों से उसके लिए लड़की की तलाश में लग जाता है और उन्हें मिल जाता है एक ऐसे घर का रिश्ता जिनकी उन्हें तलाश थी। हाँ तो जी, सीए कर रही है बेटी हमारी, पढ़ाई लिखाई में जरा भी पीछे नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर काम चोरी करे, बिल्कुल नहीं जी। इसका बस चले तो अपनी माँ को रसोई में जाने ही ना दे, पर इसकी माँ ना खुद ही इसे पढ़ने को फोर्स करती है। अब बच्ची पढ़ लेगी तो उसके आगे के लिए अच्छा होगा ना, कुछ कर लेगी, 2 पैसे कमाएगी तो शादी के बाद अपने पति को ही तो देगी। हम कौन सा लेने आने वाले हैं। लो देवर जी, मिल गई घर का काम बाहर का काम जानने वाली संस्कारी तौर तरीके वाली देवरानी। और करण की पत्नी बनकर, या कहे सृष्टि की देवरानी बनकर, मुक्ता संतोष निवास में आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त रस्में पूरी कर जैसे ही मुक्ता घर के अंदर आती है, सृष्टि कहती है, अपना हाथ आगे ला मुक्ता, ये ले इस घर की चाबी। अब इन चाबियों को ना तू ही संभाल। इन्हें संभाल संभाल कर मैं थक गई हूँ, अब तुझे ही देखना है, मेरे प्यारे देवर जी को भी और इस घर को भी। पर शुरुआत से ही ये सब आप करती आ रही है भाभी, आपसे अच्छा हिसाब किताब इस घर में कौन कर सकता है। तुम टेंशन मत लो करण, मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ माना भाभी को तजुर्बा होगा, पर ये मेरा प्रोफेशन बनने वाला है, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और एक के हाथ में घर का खाता रहेगा तो पैसों की बचत तो होनी है, और वो बचत के पैसे हमारे ही तो काम आएंगे, है कि नहीं भाभी। ले, ये तो तुझसे भी होशियार निकली, बहुत जमेगी हमारी मुक्ता। और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद, बाप रे बाप, इस महीने का पूरा बजट ही ऊपर नीचे हो गया। क्या बहू, ऐसा क्या हो गया। अब चीजों के दाम जो महंगे हो गए हैं मम्मी जी, जिस चीज की जरूरत है वो तो लानी ही पड़ेगी ना, पर एक्स्ट्रा चीजों का यूज जरा कम करना होगा। फालतू की चीजों का यूज कुछ ज्यादा ही हो रहा है हमारे घर में, जैसे कि भाभी की एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ग्लूटेन फ्री घी, कुछ चीजों में तो कटौती करनी ही पड़ेगी। अच्छा ऐसी बात है, तो तू देख लेना, तुझे जो समझ में आए वो कर ले। और मुक्ता ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। अगले दिन मुक्ता किचन में जाकर सृष्टि से कहती है, आज एक ही सब्जी बनाइएगा भाभी, आप ना रोज 3-4 सब्जी बना देती हैं। देखा है सब्जी कितनी महंगी हो गई है, सब्जियों में जो 1 महीने में पैसे लगने चाहिए वो 10 दिन में ही लग जाते हैं। तो आपसे बजट मेंटेन करने के लिए हमें एक सब्जी से ही काम चलाना होगा, और रोटियों पर घी मत लगाइएगा प्लीज। और सभी की थाली में परोसी जाती है बिना घी की रोटियां और एक सब्जी। जहां संतोष निवास में 3-4 सब्जी जब तक प्लेट में ना परोसी जाए कोई खाने की और देखा भी नहीं करता था, वहां पहली बार अपनी थाली में एक सब्जी और सूखी रोटियां देखकर संतोष कहता है, ये सब क्या है, ऐसी क्या भूख मरी छा गई घर में, ऐसी क्या पैसे की कीमत पड़ गई जो रोटी में घी तक नहीं लगा आज।
अब नाराज मत होइए पापा जी, वो मुक्ता ने कुछ सोचकर ये फैसला किया होगा ना। आप कहते हैं तो मैं 3 क्या 5 सब्जियां बनवा दूं पापा जी, पर अभी शादी गुजरी है, आपका भी कितना खर्चा हुआ होगा, सब मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। और मुक्ता की बात सुनकर संतोष खामोश हो जाता है। पर यह बजटिंग यहीं खत्म नहीं होती। अब थाली में परोसा जाता है अचार और रोटियां। कोई बीमार है क्या घर में जो आज सब्जी नहीं बनी? वो मम्मी जी, कल हम सब रेस्टोरेंट चले गए थे ना, तो बजट थोड़ा ऊंचा नीचे हो गया है। उसी को मैनेज करने के लिए मैंने भाभी से सब्जी बनाने को मना कर दिया था। उसी रात सृष्टि जब पानी पीने के लिए उठती है तो उसे मुक्ता के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई देती है। सृष्टि जैसे ही मुक्ता के कमरे के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि मुक्ता पिज्जा खा रही है। ये मुक्ता तो अभी कमाती भी नहीं है, तो फिर ये पिज्जा कैसे आया? हो सकता है देवर जी लेकर आए होंगे। मुझे क्या, मैं जाकर सो जाती हूँ। अगली सुबह सृष्टि की सहेली उसे मिलने आती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मुक्ता नई ज्वेलरी, नए कपड़े पहनकर अपने कमरे से ऐसे बाहर निकलती है मानो किसी पार्टी में जा रही हो। अरे वाह मुक्ता, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। वो तो लगनी ही है, 8,000 की साड़ी है, करण लाया था मेरे लिए। अच्छा मैं चलती हूँ। मुक्ता के वहां से जाने के बाद माधुरी सृष्टि से कहती है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तू ही सोच, करण मुश्किल से 15,000 कमाता है। मुक्ता के मायके वालों ने भी शादी के वक्त उसे कुछ ज्यादा नहीं दिया था, सब तो हमारे सामने ही था। तो अचानक इसके पास ये नए जूते, नए पर्स कहाँ से आ रहे? हर रात मैं देखती हूँ कोई ना कोई डिलीवरी मैन इसे पार्सल पहुंचाने आ ही जाता है। हाँ, कल रात को तो मैंने भी देखा था उसे पिज्जा खाते हुए। पर इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे? तुझे क्या लगता है? हमारे घर में तो ऐसे भी पैसों की ना बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। और कहाँ से आएंगे? घर के पैसों में से पैसे मार रही है ये। कहाँ पहले मेरे आते ही तू चाय नाश्ते की लाइन लगा देती थी, और अब तेरी रसोई में बिस्किट का एक पैकेट तक नहीं होता। तुम लोग खाते क्या हो? अचार रोटी। ऐसा कौन सा बजट संभाल रही है ये लल्लू सी है कहीं की। मुझे तो शुरू से इस पर शक था, पढ़ाई में गोल है ये। मेरी एक फ्रेंड की बैचमेट थी, मुझे तो शक है कि सीए वाली बात भी झूठ तो नहीं बताई इसने। माधुरी की बात सुनकर सृष्टि की आंखों पर बंधी पट्टी उतर जाती है और वो सीधा मुक्ता के कमरे में जाकर हिसाब की कॉपी देखती है, जहां वो सारा घपला देख लेती है। गुस्से में चिल्लाती सृष्टि कमरे से बाहर आती है। महीने में राशन के नाम पर 35,000 तुम्हारे हाथों में दिया जाता है, और महीने के राशन का खर्चा 8,000, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? पहले जो बिजली बिल 5,000 का आता था अब 2,200 का आता है, पर तुम बिल के नाम पर 6,000 ले लेती हो, तो बाकी के पैसे जा कहाँ रहे? ये भाभी क्या कह रही है? जवाब दो मुक्ता। ये क्या जवाब देगी? मैं देती हूँ। जवाब है कि सारे पैसे जा रहे हैं इसकी अय्याशियों में। आधी अलमारी भर रखी है मेरी प्यारी देवरानी ने शॉपिंग कर करके। वो भाभी, वो यह सब क्या है बहू? तुझे शॉपिंग करनी थी तो कर लेती शॉपिंग, मांग लेती हमसे पैसे, पर हम लोगों को बीमारों जैसा खाना खिलाने की क्या जरूरत थी तुझे? आपको ही चाहिए थी ना देवरानी, ढूंढ ली अपने देवर की दुल्हन। हो गई भाभी मदद रसोई में। जब से मुक्ता आई है शायद ही उसने कोई काम किया है सिवाय इसके बजट बनाने के, और बजट का जो बेड़ा गर्क वो कर रही है वो तो आप सबके सामने आ ही चुका है। वो सारी बातें जो पापा ने आपको बताई थी वो झूठी थी। मुझे किचन का कोई काम आता ही नहीं, इसलिए पहले दिन जब भाभी ने मुझे घर की चाबी सौंपी मैंने हिसाब की सारी जिम्मेदारियां ले ली। पापा ने कहा था शादी के बाद तेरे मौज मौज है, तो मेरे हाथों में कैश देता कौन? फिर मैंने दिमाग लगाया, मुझे तो बस एक ही काम आता था, घपला करना, और मैंने वही कर दिया। गलत किया क्या? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। मुक्ता की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और इस दिन के बाद घर का हिसाब संभालने की जिम्मेदारी फिर से सृष्टि के हाथ में आ जाती है, और नीलिमा खुद मुक्ता को किचन में कामों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले किशन की शादी पहाड़ों में रहने वाली कोमल के साथ हो गई। जहां कोमल को पहाड़ों में रहने की आदत थी, वहीं किशन को पहाड़ों पर जाने में डर लगता था। शादी के कुछ दिन बाद, अजी सुनते हो, मेरे दूर के रिश्तेदार की शादी है और उन्होंने हम दोनों को बुलाया है, आप भी मेरे साथ चलिए ना। अरे तुम तो जानती हो कोमल, मुझे पहाड़ों में जाने में डर लगता है, और तुम्हारे तो सारे रिश्तेदार पहाड़ी इलाके में रहते हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? आपको पहाड़ पैदल थोड़ी ना चढ़ने हैं, वो तो गाड़ी से जाएंगे हम। तुम्हारी बात ठीक है कोमल, लेकिन
पहाड़ों में जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है। तुम शादी में अकेले चले जाओ। नहीं नहीं, हमारी शादी के बाद ही मेरे रिश्तेदारी में पहली शादी है। अकेली जाऊंगी तो लोग कितनी बात बनाएंगे। किशन, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन कोमल, मेरी तबीयत के बारे में कुछ तो ख्याल करो। मैंने कहा ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं और तुम्हारे साथ अच्छे से रहूं तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कोमल की जिद के आगे किशन की एक नहीं चली। किशन और कोमल चल दिए पहाड़ों की तरफ। जैसे ही गाड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ने लगी, किशन घबराने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कोमल, मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत जोर से उल्टी आने वाली है। अरे आप बेकार में इतना सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस अपनी आंखें बंद कर दीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। गाड़ी जितनी जितनी ऊंचाई पर चढ़ती गई, किशन के कान बंद होने लगे। उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। वो देखिए बाहर का नजारा कितना सुंदर है। लेकिन किशन ने कोमल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बताइए ना, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? लेकिन इस बार भी किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। कोमल को लगा शायद वो डरा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं कह रहा। कोमल बार बार किशन से बात करने की कोशिश करती, लेकिन किशन का कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो किशन के व्यवहार की वजह से कोमल बहुत नाराज हो गई। गाड़ी से नीचे उतरते ही किशन के कान फिर से ठीक हो गए। चलो, फाइनली तुम्हारे रिश्तेदार के घर पहुंच गए। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे लेकिन मैंने क्या किया कोमल? तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पहाड़ों में आ गया। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? पूरे रास्ते मैं तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अरे तुमने कब मुझसे कुछ कहा? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लगता है पहाड़ों में आकर तुम्हारे कान खराब हो गए। और नहीं तो क्या, ऐसा लग रहा था जैसे कानों में किसी ने ढक्कन लगा दिए हो। अगले दिन किशन और कोमल अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने बैठ गए। किशन ने देखा कि कोमल के सारे रिश्तेदार हाथ से खाना खा रहे थे, और कोमल भी। अरे कोमल, क्या तुम्हारे यहाँ चम्मच नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो तो, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार किस कदर हाथ से खाना खा रहे हैं। मुझे तो देख देख कर ही उल्टी आ रही है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तुम्हें उल्टी आती रहती है। कभी सीधी भी आती है क्या? ऐसे कोई मजाक करता है क्या? सारे हाथ खाने में गंदे किए हुए हैं और बातें बना रही हो। इसे गंदा करना नहीं कहते। हमारे यहाँ पहाड़ों में इसी तरह लोग खाना खाते हैं। तुमको नहीं पसंद तो तुम आंखें बंद कर लो, नहीं तो उल्टी कर लो। कोमल की बात सुनकर किशन समझ गया था कि अपनी बीवी से लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के पास थी। अगले दिन कोमल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ किशन को पहाड़ों में घुमाने ले जाती है। कोमल और उसके परिवार वाले लोगों को पहाड़ों पर चलने की आदत थी। वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर पहाड़ों पर चलते हैं। वहीं किशन की हालत खराब हो जाती है। अरे तुम लड़की हो या बिल्ली, ऐसे दौड़ दौड़ कर पहाड़ों पर चल रही हो? और तुम आदमी हो या चूहा, तुमसे इतना पहाड़ भी नहीं चढ़ा जा रहा। ये तो वही कहावत हो गई, खुदा पहाड़ निकला चूहा। हे भगवान, कैसी बीवी मिली है, बात बात पर मेरी खिल्ली उड़ाती है। और तुम अपने बारे में कुछ नहीं कहोगी? तुम्हें बात बात पर उल्टी आती है, उसका क्या? कुछ दिनों के बाद कोमल और किशन वापस अपने घर लौट आते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कोमल के रिश्तेदार उससे मिलने के लिए जयपुर आते हैं। कोमल और किशन का घर ऐसे इलाके में था जहां पर घर काफी पास पास बने हुए थे। कोमल के रिश्तेदार जैसे ही उनके घर आते हैं, वो छतों पर दौड़ दौड़ कर ऐसे भागते हैं जैसे वो पहाड़ों पर चल रहे थे। अरे किशन भैया, ये कौन लोग आए हैं आपके घर? हमारी छतों पर दिन भर ऐसे भागते हैं जैसे ये छत नहीं माउंट एवरेस्ट हो। अरे क्या बताऊं, मेरी बीवी के रिश्तेदार हैं, पहाड़ों से आए हैं और पहाड़ी हरकतें करते रहते हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूं। जैसे तैसे किशन अपने रिश्तेदारों को वापस भेज देता है। कुछ दिनों के बाद मकर संक्रांति आती है और जयपुर के लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते हैं। कोमल के पति की पतंग बार बार कटती है। ये क्या है? आप अपनी पतंग भी नहीं बचा सकते? तो तुम बचा कर दिखा दो ना। तुम मुझे जानते नहीं, पहाड़ों की रानी हूँ मैं। एक से दूसरी छत पर छलांग लगाकर लपक कर तुम्हारी पतंग लेकर आऊंगी। और उसके बाद कोमल छत पर भाग भाग कर दूसरी छत पर जाकर पतंग लूट लूट कर ले आती है।
अरे किशन भैया, आपकी बीवी है या बिल्ली? छतों पर ऐसे भाग रही है जैसे पीटी उषा मैदान में दौड़ लगाती है। ना ये बिल्ली है ना पीता, ये तो पहाड़ों की रानी है, पहाड़ों की रानी। पहाड़ी बीवी मिली है मुझे, कुछ तो काम करेगी ना।